Hello students, welcome to my YouTube channel जो particularly devoted है to the study of physics and mathematics जिसमें हम physics और mathematics के different topics को study करते हैं और इनके related जो different problems है उनको भी हम solve करते हैं। तो आज से हम physics की एक नई वीडियो लेक्चर को start कर रहे हैं जिसमें हम particularly जो 11th की जो physics है उसको हम study करेंगे from basic to end। और मैं ये मानकर फिज़िक्स को पढ़ाऊँगा कि आपका जो बैकग्राउंड है, वो फिज़िक्स बैकग्राउंड नहीं है। मतलब मैं ये मानकर पढ़ाऊँगा कि आपका बैकग्राउंड फिज़िक्स वाला नहीं है और आप फिज़िक्स बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज का जो हम गु जो आज का जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है फिज़िकल वर्ल्ड और मेज़रमेंट जो 11th क्लास का जो पहला टॉपिक है। तो चलिए हम इसी टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले हेडिंग लिखी है कि फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट। सो इस फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट में जो आज का जो मतलब हमारा लेक्चर डिवोटेड होगा, वो सिंपली इंट्रोडक्शन की तरफ डिवोटेड होगा। तो आज हम सिंपली इंट्रोडक्शन कवर करेंगे कि दरअसल जो ये फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट या जो फिजिक्स का जो फील्ड है, वो दरअसल क्या है? उसमें क्या चीज़ें पढ़ते हैं? तो इसी के रिलेटेड हमने पहले लिखी है कि साइंस क्या होता है, कि साइंस की डेफिनिशन दी है। तो हमने कहा है तो यहाँ पर ये कहा गया है, इस टेक्स्ट में ये कहा गया है कि साइंस एक ऑर्गनाइज़्ड नॉलेज है। तो साइंस क्या होती है? ये जानकारी होती है, एक ऑर्गनाइज़्ड फैशन में जो प्रेज़ेंट की जाती है। एक जानकारी जो ऑर्गनाइज़्ड फैशन में प्रेज़ेंट की जाती है और ये जानकारी ह्यूमन्स ने या इंसानों ने एक सिस्टमैटिक तरीके से हासिल की होती है ऑब्ज़र्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से। तो साइंस नॉलेज है जो हासिल की जाती है ऑब्ज़र्वेशन और एक्सपेरिमेंट से और जो प्रेज़ेंट की जाती है एक ऑर्गनाइज़्ड वे में, ना कि एक इनऑर्गनाइज़्ड फैशन में। तो इसी साइंस के फिर 2 टाइप्स आते हैं। फिजिकल साइंस फिजिकल साइंस का मतलब होता है कि साइंस जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ डील करता है और बायोलॉजिकल साइंस का जो एग्जांपल है वो है साइंस जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करता है। तो जब बात आती है कि हम कहते हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करता है तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में ये आता है कि फिजिकल साइंस में फिजिक्स भी आएगा, मीन्स एग्जाम्पल इसकी फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी और जो डिफरेंट फील्ड्स है लाइक एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी ये सभी फिजिकल साइंस के ही पार्ट है। ज्योग्राफी, जियोलॉजी ये सभी फिजिकल साइंस के भी पार्ट आएँगे। इसी तरीके से बायोलॉजिकल चूँकि जो फिजिकल साइंस है इसमें हम इन्फॉर्मेशन मतलब नॉलेज गेन या कलेक्ट करते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस या फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। और जब बायोलॉजिकल साइंस की बात आती है क्योंकि इसमें लिविंग ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व्ड है तो ऑटोमेटिकली हमें ये पता चलता है कि जो बायोलॉजिकल साइंस है इसमें बॉटनी, ज़ूलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स आएँगे, फोरेंसिक एनालिसिस आएगा, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड होंगे। तो चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया कि फिज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस क्या है। क्योंकि जो मेन हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू फिज़िक्स है, तो ये बेसिक चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए कि जो साइंस है वो दरअसल होता क्या है। तो इसके बाद जब आपको पता लगा कि साइंस क्या है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि फिज़िक्स क्या होता है। तो चलिए हम फिज़िक्स की डेफ़िनिशन लिखेंगे। फिज़िक्स क्या होता है? इसको हम एस्टेरिस्क लगाएँगे, फिज़िक्स क्या होता है? तो हम सिंपली लिखेंगे कि फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ physical science which deals with nature and natural phenomena। तो सिंपली हमने ये डेफिनेशन लिखी कि फिज़िक्स फिज़िकल साइंस की एक ब्रांच होती है, जिसमें हम नेचर और नेचुरल फिनोमेनाज़ के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल फिनोमेनाज़ का मतलब होता है कि इवेंट्स जो नेचर में होते हैं, इवेंट्स
ऑल द फॉर एग्जांपल लाइटनिंग लाइटनिंग को एक्सप्लेन करना कि लाइटनिंग क्या है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इसको एक्सप्लेन करना, कि जब एक ऑब्जेक्ट सरफेस पर मूव करता है, ऑब्जेक्ट कैसे ऑटोमैटिकली रुकता है, इसको भी एक्सप्लेन करना। मीन्स ये जो नेचुरल जो नेचर में जो चीज़ें होती है, इन्हीं को एक्सप्लेन करना और इन्हीं की जो एक्सप्लेनेशन है, इन्हीं की जो डिस्क्रिप्शन है, इसी डिस्क्रिप्शन को हम फिज़िकल साइंस की एक ब्रांच में देते हैं, जिसका नाम फिज़िक्स है। तो जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स इटसेल्फ डिवाइडेड है, बहुत सारे ब्रांचेस में फिज़िक्स इटसेल्फ डिवाइडेड है, बेस्ड ऑन कि जो इन्फॉर्मेशन फिज़िक्स की इस ब्रांच में क्या चीज़ पढ़ी जाती है, किस नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ा जाता है। इसकी एक ब्रांच हम लेंगे, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स हम कहेंगे कि ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो अगर हम सिंपली पहले आप अंडरस्टैंड कीजिए कि जो फिज़िक्स 1900 से पहले जो फिज़िक्स डेवलप की गई थी, उसको हम कहते हैं क्लासिकल फिज़िक्स। और जो 1900 एडी या इसको आज लिखते हैं बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, या एडी लिखते हैं। अ, और जो फिज़िक्स 19th सेंचुरी के ऑनवर्ड्स डेवलप हुई, उसको हम मॉडर्न फिज़िक्स कहते हैं। तो मेनली फिज़िक्स की मेन 2 ब्रांचेस है बेस्ड ऑन कि ये कब डेवलप हुई। एक तो आता है क्लासिकल फिज़िक्स, दूसरी जो ब्रांच है वो है मॉडर्न फिज़िक्स, मॉडर्न फिज़िक्स। तो जो क्लासिकल फिज़िक्स है, इसकी हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स देंगे। क्लासिकल फिज़िक्स की कुछ एग्ज़ाम्पल्स देंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग कि क्लासिकल फिज़िक्स में कौन-कौन सी फिज़िक्स आती है। क्लासिकल फिज़िक्स यहाँ पे लिखा है, क्लासिकल फिज़िक्स। क्लासिकल फिज़िक्स में पहले आएगा क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स सिंपली डील करता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हो, और कॉज़ेस के साथ ये डील करता है। इसके बाद आता है इसी की एक ब्रांच आती है, इसी की जो क्लासिकल फिज़िक्स इसमें आती है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स आती है। तीसरे एग्ज़ाम्पल हम लेंगे इसकी, थर्मोडायनामिक्स आता है। मिक्स आता है। चौथे एग्ज़ाम्पल हम लेंगे क्लासिकल फिज़िक्स, थर्मोडायनामिक्स। इसके अलावा इसमें एक और ब्रांच भी आएगी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज़ भी तो थर्मोडायनामिक्स में आती है, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज़ फिर बाद में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज़ में। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं क्लासिकल फिज़िक्स की। तो इसके बाद बारी आती है जो मॉडर्न फिज़िक्स है। मॉडर्न फिज़िक्स में क्या-क्या चीज़ आती है? मॉडर्न फिज़िक्स, मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स में क्लासिकल मैकेनिक्स जहाँ पर है, मॉडर्न फिज़िक्स इसी क्लासिकल मैकेनिक्स को रिप्लेस कर रहा है क्वांटम मैकेनिक्स से। और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑप्टिक्स भी, रे और वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स भी आता है। क्लासिकल ऑप्टिक्स, इसको रे और वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। इसमें आता है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रो
डायनामिक्स। इसके अलावा इसमें आता है क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स भी एक क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स इन या कुछ ब्रांचेस है फिज़िक्स की जो मॉडर्न फिज़िक्स में आती है। इसके बाद आती है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आता है, मैकेनिक्स आता है। और बहुत सारी ब्रांचेस इसमें इंक्लूड होती है। तो बेस्ड ऑन फिज़िक्स कब डेवलप हुए? ये फिज़िक्स 19th सेंचुरी के पहले डेवलप हुई तो क्लासिकल फिज़िक्स का नाम रखा जाता है या फिर 19th सेंचुरी के ऑनवर्ड्स डेवलप मॉडर्न फिज़िक्स नाम रखा जाता है क्योंकि जो क्लासिकल पिक्चर से सडन ट्रांज़िशन हुई मॉडर्न मॉडर्न पिक्चर तक, मॉडर्न पिक्चर पे क्योंकि 19th सेंचुरी के अराउंड ही क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी और क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीटली काउंटर इंट्यूटिव होता है। जो हम सोचते हैं कि होगा वो नहीं मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के साथ ऐसा नहीं होता। मतलब जो हम सोचते हैं कि अगर ये पार्टिकल बिहेवियर ऐसा बिहेव करेगा तो वैसा बिहेवियर वो पार्टिकल नहीं दिखाता उस वक़्त। अ, तो ये सिंपल सी क्लासिफिकेशन है फिज़िक्स की क्लासिकल फिज़िक्स और मॉडर्न फिज़िक्स में। तो जो चाहे वो क्लासिकल फिज़िक्स हो, चाहे वो मॉडर्न फिज़िक्स हो, फिज़िक्स में हमेशा कुछ प्रिंसिपल थ्रस्ट्स रहे हैं। मीन्स जिनको फिज़िसिस्ट्स अचीव करने की कोशिश करते हैं अपनी थियरीज़ में। वो क्या है? हम कहेंगे कि 2 बेसिक प्रिंसिपल थ्रस्ट्स ऑफ फिज़िक्स क्या रहे हैं? एक तो रहा है यूनिफ़िकेशन। यूनिफ़िकेशन। यूनिफ़िकेशन का सिंपली मतलब होता है यूनिफ़ाई करना। एक थियरी को इंट्रोड्यूस करना और उस थियरी से फिर डाइवर्स फिज़िकल फिनोमेनास को एक्सप्लेन करना, यही यूनिफ़िकेशन होती है। मीन्स हम एक ही कॉन्सेप्ट लॉज़ के अंदर जो डिफरेंट डाइवर्स फिज़िकल फिनोमेनास है, उनको हम यूनिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली हम लिखेंगे यूनिफ़िकेशन मीन्स attempting to describe describe vast और डाइवर्स हम लिखेंगे फिजिकल फिनोमिना by introducing as minimum as minimum as possible as minimum as possible the concepts and laws क्लियर तो यूनिफिकेशन का सिंपली मतलब होता है कि वास्ट फिजिकल फिनोमेनास को एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना few concepts और laws को as minimum as possible by introducing few concepts and laws या as minimum as possible concepts and laws या as minimum या as possible के बजाय few भी लिख सकते हैं। few इसको आप कट करेंगे few concepts and laws तो कुछ ही कॉन्सेप्ट्स और लॉज़ को इंट्रोड्यूस करके वास्ट या डाइवर्स फिज़िकल फिनोमेनास को एक्सप्लेन करना, यही यूनिफ़िकेशन कहलाती है। एक बहुत जो बड़ी यूनिफ़िकेशन हुई है
पास्ट सेंचुरी में या 19th सेंचुरी में जो एक बहुत बड़ी यूनिफिकेशन हुई, वो हुई थी यूनिफिकेशन हम कहेंगे यूनिफिकेशन एग्ज़ाम्पल हम लेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म, जिसको बाद में फिर कलेक्टिवली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का नाम दिया गया। एक बहुत दूसरी एक इम्पोर्टेंट यूनिफिकेशन भी हुई 20th सेंचुरी में, वो हुई यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक फोर्सेस और इसको फिर कलेक्टिवली कहा गया इलेक्ट्रो वीक फोर्स। तो ये कुछ यूनिफिकेशंस है जब हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को सेपरेटली डिस्कस करते थे, तो हम हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए खुद के लॉज़ और कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ी। फिर मैग्नेटिज्म के लिए खुद के लॉज़ और कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ी। तो नंबर ऑफ थिंग्स जो हम यहीं से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, वो बढ़ जा मतलब वो इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जब यूनिफाई हुआ, जो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स और लॉज़ हमने यहीं से इंट्रोड्यूस किए, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स और लॉज़ जो हमने यहीं से इंट्रोड्यूस किए, वो एक तो रिड्यूस हो गए और उन लॉज़ वो एक तो रिड्यूस हो गए और वो ज़्यादा जनरलाइज़्ड थे और उन लॉ से इलेक्ट्रिसिटी भी हम एक्सप्लेन कर पाते थे और मैग्नेटिज्म भी हम एक्सप्लेन कर पाते थे। तो जो इलेक्ट्रिसिटी में जो लॉज़ और कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए गए, उनको हमने डिराइव किया उन लॉज़ और कॉन्सेप्ट से, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में इंट्रोड्यूस किए, उसी तरीके से मैग्नेटिज़्म में। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्सेस की जो यूनिफिकेशन है, इ इ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म की एक मतलब एक अपनी थियरी है। वीक फ़ोर्स की एक अपनी थियरी है फ़िज़िक्स में। लेकिन इन ये थियरीज़ डिफरेंटली बिहेव मतलब डिफरेंटली वर्क करती है। इन थियरीज़ में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और लॉज़ होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में खुद के लॉ कॉन्सेप्ट्स और लॉज़ होते हैं, इलेक्ट्रोवीक में खुद के कॉन्सेप्ट्स और लॉज़ होते हैं। तो फिर जो फर्दर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म की जो यूनिफ़िकेशन है, वो वीक फ़ोर्स के साथ हुई। वीक फ़ोर्स इलेक्ट्रोवीक फ़ोर्स बना, इलेक्ट्रोवीक फ़ोर्स बना। इलेक्ट्रोवीक फ़ोर्स में जो कांसेप्ट्स और लॉज़ इंट्रोड्यूस मतलब किए गए, उन कांसेप्ट्स और लॉज़ से एक तो हमें वीक फ़ोर्स भी मिलता था, मतलब हम वीक फ़ोर्स एक स्पेशल केस के तौर पर निकलता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म भी एक स्पेशल केस के तौर पर वहाँ से निकलता था और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म जब हमने इलेक्ट्रोवीक थियरी से हासिल किया, तो वहाँ से फिर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म भी ऑटोमैटिकली तो नंबर ऑफ कंसेप्टर्स जो हमने यहीं से इंट्रोड्यूस किए, वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ कंसेप्टर्स। जब नंबर ऑफ डिक्रीज़ या हम कह रहे हैं कि जनरलाइज़ हो रहे हैं, जनरलाइज़ हम मोर जनरल थियरी की तरफ जा रहे हैं, जनरल थियरी की तरफ जा रहे हैं। जिस थियरी में हम फ्यू कांसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करके वास्ट फिजिकल फिनोमेनास को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो ये थियरी है, ये मैग्नेटिज्म को भी एक्सप्लेन करती है, इलेक्ट्रोवीक थियरी को भी एक्सप्लेन करती है और बाय दैट वे मैग्नेटिज्म को भी एक्सप्लेन करेगी और इलेक्ट्रिसिटी को भी एक्सप्लेन करेगी। तो ये एक यूनिफिकेशन की बेस्ट एग्जांपल है। तो इसके बाद जो दूसरा प्रिंसिपल थ्रस्ट जो फिजिक्स में रहता है, वो है रिडक्शनिज्म का। उसको कहते हैं रिडक्शनिज्म। और रिडक्शनिज़्म। तो रिडक्शनिज़्म क्या है? इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो रिडक्शनिज़्म हम सिंपली लिखेंगे रिडक्शनिज़्म मीन्स रिडक्शनिज़्म मीन्स टू obtain the properties
of a mm, large and complex system by studying the properties of its simpler constituents। ये सिंपल सी इंग्लिश यहाँ पर लिखी हुई है कि रिडक्शनिज़्म का मतलब होता है एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो हमारे पास है, जिसकी स्टडी करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। तो उसी लार्ज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम क्या करते हैं, पहले हम उसको सिंपल कंस्टीट्यूएंट्स में डिवाइड करते हैं। फिर सिंपल कंस्टीट्यूएंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, जिनको पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है, उसको पहले स्टडी करते हैं और उन सिंपल कंस्टीट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ से हम कोशिश करते हैं जो सिस्टम की जो मेन हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिराइव किया जाए। तो सिंपली हम कहेंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसको पहले सिंपलर सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। once इस प्रॉब्लम को पार्टीशन किया जाता है। फिर सिंपलर पार्ट्स को हम स्टडी करते हैं। और उस स्टडी से क्या होता है, फिर उस स्टडी से हमें सिस्टम के सिंपलर पार्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। उस इन्फॉर्मेशन से हम फिर जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसकी प्रॉपर्टीज़ इन्फॉर्मेशन या हमें इससे इनकी प्रॉपर्टीज़ का के बारे में पता चलता है। और उन प्रॉपर्टीज़ से हमें फिर जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में ओरिजिनली पढ़ना था, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता है। आई होप कि आज का जो वीडियो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। अ, इसमें जो अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स है वो मैं अपकमिंग डेज़ में अपलोड करूँगा और और उसमें हम जो इसके बाद जो फ़िज़िक्स में जो डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।